परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं, वंदे गुरुवरं, वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधु और बहनों, आज हम एक बहुत ही रोचक और बहुत ही एक जरूरी टॉपिक लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। आज का टॉपिक है आयुर्वेदिक दिनचर्या। हमारा पूरे दिन का टाइम टेबल आयुर्वेदिक कैसे हो, इस बारे में हम बात करेंगे आज। आयुर्वेद एक बहुत ही उपयुक्त और बहुत ही एक कारगर चिकित्सा पद्धति हम सब जानते हैं, और बहुत ही एक पुरानी पद्धति है। इस पद्धति से हमारी हर बीमारियों का इलाज होता है। लेकिन क्या हमारी दिनचर्या भी आयुर्वेदिक हो सकती है? बिल्कुल एक अच्छा टॉपिक लेकर हमारे साथ रेणु जी पारख आज जुड़ रही है हमारे मार्गदर्शन करने के लिए। रेणु जी से वैसे तो हम परिचित हैं, पहले भी आपने बहुत सेशन हमारे यहाँ लिए हुए हैं। एक अच्छी साधिका और प्रेक्षा प्रशिक्षक है, आप मुंबई में रहती है, और आयुर्वेद से संबंधित उनका ज्ञान भी बहुत ही जबरदस्त है। तो आज हम उसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो, जितने भी भाई बहन जुड़े सबके वीडियो ऑन कीजिए। और रेणु जी का स्वागत ओम आरम के साथ। ओम आरम। रेणु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। सेठी अंकल का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मौका दिया है तो मेरी जानकारी को आप सबके साथ शेयर करने के लिए। तो आज का जैसे कि हमारा टॉपिक है आयुर्वेद। वैसे सभी परिचित है आयुर्वेद से कि बहुत पुरानी अपनी प्राचीन परंपरा है जो हमें हील करने में हेल्प करती है। तो आयुर्वेद दो शब्दों के मेल से बना है, आयु और वेद। आयु को आप एज की तरह ले सकते हैं। तो आयुर्वेद में इसका मतलब लाइफ है, जिसमें हम लाइफ को कैसे सस्टेन कर सकते हैं, प्रॉपरली स्वस्थ रहकर कैसे सस्टेन कर सकते हैं। तो ये हमारे पांच चीजों के कॉम्बिनेशन, चार चीजों के कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसमें हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारी इंद्रिय और हमारा माइंड आता है। इन चार चीजों को इकट्ठा जब किया जाता है तो आयु है। और उस आयु आयु को कैसे हम सस्टेन कर सकते हैं प्रॉपरली, उसे वेद। वेद एक ग्रंथ का भी नाम है और यहाँ पे ये डिनोट करता है नॉलेज को। तो ज्ञान, जो ज्ञान हमें आयु से रिलेटेड संबंधित ज्ञान देता है, उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। तो आयुर्वेद एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में काउंट किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो भी हीलिंग टच दिया जाता है, वो जो भी हीलिंग टच है वो हमारे हमें नेचर से मिलता है। जो प्रकृति है, प्रकृति में जो चीजें हमें उपलब्ध हैं, उन्हीं चीजों से हमें अपने आप को, अपनी बॉडी को हील करने के लिए चीजें मिलती हैं। तो आयुर्वेद हर्बल बेसिस पे काम करता है। आयुर्वेद हर्बल बेसिस पे काम करता है। इसमें हम डेली यूज में जो अपने किचन के स्पाइसेस हैं, जो हमारा खाना है, जो हमारा आहार है, जो मेटल्स और एलिमेंट वातावरण में, इन्वायरमेंट में उपलब्ध हैं, उन्हीं चीजों से हम घर पर अपनी खुद होम रेमेडीज बनाकर अपने आप को हील कर पाते हैं। तो ये हेल्दी तरीका है अपने आप को हील करने का विदाउट एनी साइड इफेक्ट। ठीक है, तो पर्पस क्या है आयुर्वेद का? मेन पर्पस है जो स्वस्थ इंसान है
उनको उनकी स्वस्थता, उनके हेल्दी जो रहते हैं उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी रक्षा करना। एंड सेकेंडली, अगर कोई बीमार हो गया है तो उनके विकारों को किस तरीके से दूर किया जा सकता है, ये आयुर्वेद का काम है। तो इन जनरल हम जानते हैं कि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है। जो पांच महाभूत हैं, आप सभी जानते ही होंगे, क्षिति जल पावक गगन समीरा। ठीक है। क्षिति का अर्थ है हमारे क्षिति यानी कि अर्थ, जल यानी कि वाटर, पावक यानी कि अग्नि फायर, और गगन मतलब स्पेस आकाश, समीरा मतलब वायु। ठीक है। तो इन पांच तत्व, इनको आयुर्वेद में पांच महाभूत कहा गया है, क्योंकि जितने हमारे वातावरण में हैं उतने ही हमारे अंदर भी है। जैसे जो ये वर्ल्ड का क्रिएशन है ये भी पांच महाभूतों से ही हुआ है, और हमारे शरीर का क्रिएशन भी पांच महाभूतों से हुआ है। तो महाभूत की जानकारी के लिए जो आकाश तत्व है, तो आप उसको कैसे समझेंगे कि ये आकाश तत्व है? तो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी हॉलो कैविटीज है, जहां पे भी स्पेस है, आकाश का क्या अर्थ है? अवकाश। जैसे कि हमारा कान है, इसे हम आकाश का सेंस ऑर्गन कह सकते हैं, और यहाँ पे एक होलो स्पेस है, आप इसको इमेजिन कर सकते हो, अंदर भी बहुत सारे होलो स्पेस है हमारे। तो वो आकाश तत्व है, जहां जहां अवकाश मिल रहा है, जहां स्पेस मिल रहा है, वो आकाश तत्व है। ठीक है। और वायु, वायु तत्व वो है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है हमें। जैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट होके यहाँ से वहां जा रहा है, ये तो ये जो है ये वायु तत्व है। आकाश वायु। फायर क्या है? फायर वो एलिमेंट है जो भी आपने आहार ग्रहण किया है, और आहार जो भी ग्रहण किया है उसको अग्नि प्रज्वलित होती है, हमारे जठराग्नि और तरह की भी अग्नि है, तो उसमें वो डाइजेशन में हेल्प करता है। जल तत्व है, आप जानते हो, रस, जो हमारा रस है उससे रस जो है वो सारे जल तत्वों में आता है। जो भी केमिकल्स रिएक्शंस, केमिकल हमारे अंदर प्रोड्यूस हो रहे हार्मोन, वो सारे जल तत्व आते हैं। हमारा ब्लड भी इनफैक्ट जल तत्व में आता है। ठीक है। तो ये जो जल तत्व हो गया। इसी तरह पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? जो हमारा स्किन है, जो हमारी बोन्स है, ये सारी चीजें पृथ्वी तत्व के अंतर्गत में आती हैं। तो ये पांच महाभूत हमारे लिए काम करते हैं, और ये पांच महाभूतों के भी सेंस ऑर्गन्स हैं, सबके अलग अलग है। लेकिन जैसे आयुर्वेद क्या कहता है कि शरीर हमारा तीन दोषों से बना हुआ है। तो त्रिदोष आते हैं, दोष है वात पित्त और कफ। ठीक है। और ये वात पित्त और कफ एक तरह की एनर्जी है, जो अगर बैलेंस रहती है तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, और जो बैलेंस खराब हो गया तो फिर ये हमारे अंदर डिसऑर्डर्स क्रिएट करती है। ठीक है। तो ये वात पित्त कफ का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और दूसरा एलिमेंट बताया है आयुर्वेद में, धातु। सात तरह के धातु बताए गए हैं, उसमें से पांच के नाम है रक्त, मांस, मेज, मज्जा और अस्थि। ठीक है। सात तरह के धातु में से पांच नाम मैंने आपको बताए। तो इन सब चीजों से हमारा शरीर बनता है। नेक्स्ट हो गया इसके अलावा मल। मल क्या है? जो हमने खाया, जो भी कुछ अंदर हुआ, काम होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होते हैं, वो हमारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसमें हमें वायु हेल्प करती है और वाटर भी हेल्प करता है। ठीक है। दोनों के कॉम्बिनेशन से इन चीजों को, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का काम है, तो धीरे धीरे शिफ्टिंग का काम जो होता है वो वायु करती है, और जल एक लुब्रिकेशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से इजी पास होता है। ठीक है। तो ये तीनों चीजों का बैलेंस, वात पित्त और कफ, इन तीनों चीजों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और इनका आहार के अलावा किस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं, तो ये आहार जैसे कि हम जो ग्रहण कर रहे हैं उस पे तो हमें प्रॉपर ध्यान रखना ही है। उसके अलावा जो हमारी डेली रूटीन है, दिनचर्या है, उस पे भी हमें ध्यान देना है। तो दिनचर्या को आयुर्वेद में बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है कि ये जो है दोषों को बैलेंस करने के लिए काफी जरूरी होता है। और जो हमारे धातु मैंने आपको बताए, उन धातु को भी बैलेंस करना बहुत जरूरी है, नहीं तो कहीं कमजोरी, आर्थराइटिस, मेज मज्जा, अगर आपका अस्थि का कॉम्बिनेशन बिगड़ गया, आपके मेज मज्जा का कॉम्बिनेशन बदल गया, तो आपको शरीर में दर्द रहने लग जाता है। तो इस तरह आयुर्वेद ने बताया
कि ठीक है बाकी चीजें भी इम्पोर्टेंट है, पर आप दिनचर्या को अगर प्रॉपरली इम्पोर्टेंटली देख लो कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ को स्टार्ट कर रहे हो, एंड कर रहे हो, मतलब दिन का और रात का जो साइकिल है उसको कैसे कर रहे हो, तो भी आप काफी रोगों से मुक्त हो सकते हो। तो आयुर्वेद ने दो तरह के साइकिल बताए, जिसमें एक सन साइकिल है जो हमारे सूरज के साथ चलता है, और एक मून साइकिल है जो हमारे चांद के साथ चलता है। तो सन साइकिल क्या है कि जो सुबह का 6 से शाम के 6 बजे तक का समय सन साइकिल है, जहाँ सनराइज से लेके सनसेट का टाइम, और सनसेट से लेके सनराइज का टाइम। तो ये सन साइकिल और मून साइकिल है। तो फर्स्ट साइकिल आयुर्वेदा ने जो बताया कि सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक का जो समय है, ये हमारे कफ प्रवृत्ति का, कफ प्रधान होता है, ठीक है। और 10 बजे से 2 बजे तक पित्त प्रधान है, और इसी तरह 2 बजे से 6 बजे तक वात प्रधान होता है। अब आप समझो कि हम सुबह जो खाना खाते हैं, वात प्रधान कैसे हो गया? सुबह के समय मौसम ठंडा रहता है, तो कफ की प्रवृत्ति हमारे अंदर अंदर बढ़ती है, और जो वात की प्रवृत्ति, हमने जो खाना खाया होगा वो डाइजेशन करके अंदर काम हो रहा है, तो धीरे धीरे जो कुछ भी वेस्ट जनरेट हो रहा है वो वात को बढ़ा सकती है, इसलिए वो वात कर। अगर वात बैलेंस है तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वात इम्बैलेंस है तो इनडाइजेशन की वजह से सैकड़ों तरह की बीमारियां लग सकती है, ऐसा चरक संहिता में वाग्भट्ट जी ने बताया है। तो सेम प्रोसेस हमारा इवनिंग का भी रहता है कि हमें 6 से 10 बजे तक कफ है, क्योंकि इवनिंग में भी जब मून आता है तब भी ठंडी बढ़ती है, तो हम जानते हैं कि उस टाइम में हम कहते हैं कि चलो थोड़ा सा प्रिकॉशन ले लेते हैं, ठीक है। तो 6 से 10 ऐसा रहा, 10 से 2 और 2 से 6 वात की प्रवृत्ति है। तो हम दिनचर्या की शुरुआत कैसे करें और हम कैसे सुटेबली अपने आप को मेंटेन कर सके, तो आयुर्वेद बताता है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अपने जितने भी पार्टिसिपेंट आए थे, सर की वजह, सर ने जो स्टार्ट किया उसकी वजह से हम सभी अभी जल्दी उठ रहे हैं, तो टाइम परफेक्ट है हमारा। तो ये क्या है ब्रह्म मुहूर्त? क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त? सनराइज से 1-1.5 घंटा पहले का जो समय है उसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त वैसे भी अच्छा होता है क्योंकि उस समय में इन्वायरमेंट बाकी जो समय है उनसे ज्यादा क्लीन रहता है, पॉल्यूशंस कम रहते हैं। तो वो एक समय है ब्रह्म मुहूर्त, जो सीजन के अकॉर्डिंग हो सकता है, वेरी कर सकता है कि क्या टाइमिंग रहे क्या नहीं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये 4:30 का टाइम बताया गया है आयुर्वेदा में, कि 4:30 बजे उठें। तो ये जो समय है ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? ये जो भी दिनचर्या आपको करनी है, ये दिनचर्या करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा, तभी आप कर सकते हो। क्योंकि जैसे ही आपका अपना डेली रूटीन जो आप अभी कर रहे हो वो चालू हो जाएगा, तो इन सब चीजों के लिए आपको समय नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए जल्दी उठना बहुत इंपॉर्टेंट है खुद के लिए। जो आजकल चला हुआ है ना, मी टाइम, मेरा समय, तो वो मी टाइम के लिए आपको जल्दी उठना चाहिए। और इसमें बताया गया है कि दोसा के हिसाब से जिनका कफ प्रधान है, कफ प्रधान है, उनको 4 बजे उठना चाहिए। पित्त प्रधान जिनमें है, आप अगर नोटिस करोगे कि आपको कफ पित्त और वात कभी कभी डोमिनेंट हो जाते हैं, तो वात पित्त कफ डोमिनेंट में जिनका अक्सर कफ डोमिनेंट है तो उन्हें 4 बजे उठना चाहिए। और पित्त प्रधान है तो 5 बजे, और वात है ज्यादा तो 5:30 बजे तक उठ ही जाना चाहिए। इसमें कुछ लोगों को रिलैक्सेशन दी गई है, जैसे कि छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे, ज्यादा जैसे 5 से नीचे के जो बच्चे हैं उनको ये दिया गया है कि वो नींद उनको अच्छी रहनी चाहिए, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन है और जिनको रेस्ट की रिक्वायर्ड है, जो ओल्ड एज हैं और चलना फिरना या फिर किसी वजह से प्रॉब्लम्स है उनको, तो उनको रिलैक्सेशन दिया गया है कि वो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार मॉर्निंग में उठ सकते हैं। अदरवाइज दिस इज द परफेक्ट टाइम कि 5:30 में आपको उठ ही जाना चाहिए, और उसके बाद जो डेली रूटीन बताई गई है वो सबसे स्टार्ट करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेयर, जो हम मेडिटेशन करते हैं, जो चीजें हम करते हैं, तो हमें प्रेयर जो करनी है, जिनके प्रति भी हमारी श्रद्धा है, उनसे पॉजिटिविटी को गेन करते हुए, उनको विजुलाइज करते हुए, जो भी श्रद्धा से आप जो भक्ति करना चाहते हो उसे करते हुए पॉजिटिव थॉट के साथ आपको उठना है।
ठीक है, ये प्रेयर करना नहीं भूलें। इसमें हमारा ग्रैटिट्यूड भी आ जाता है कि जितना भी ग्रैटिट्यूड हम किसी को दे सके, थैंक यू। थैंक यू वर्ड बहुत अच्छा है, और हम जिस तरीके से भी उसको यूज कर सके, आभार ज्ञापन, तो इस तरीके से। और उसके साथ सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर भरते हुए, अपने इष्ट, अपनी श्रद्धा की मूर्ति को याद करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। और एक ऐड करना चाहूंगी, स्वर विज्ञान कहता है जब आप उठें तो आपका जो स्वर चालू हो, उसी स्वर को, जैसे अभी तो सब बेड पे होते हैं, तो उसी पैर को, जो स्वर चालू है, वही पैर आप जमीन पे रखें और फिर अपनी दिनचर्या स्टार्ट करें। ओके। नेक्स्ट हमारा इवैक्यूएशन, मतलब कि जो हमारा वेस्ट जनरेट हुआ वो बाहर जो निकलता है, तो ये एक नेचुरल फिनोमेनन है, जो कि जो वात है उसमें से जो एक अपान वात है, जो वेस्ट को बाहर निकालता है। उसका काम है वेस्ट, जैसे यूरिन और फिकल मटेरियल, अदर थिंग, इस चीजों को जो बाहर निकालता है, उसे हम अपान वात कहते हैं। तो ये जो हमने समझा कि वात का टाइम क्या था, 6 बजे तक वात का टाइम था। तो जब हम उस समय उठते हैं तो हमारा वो अपने आप काम करने लग जाता है, क्योंकि काम हो रहा है। तो उस समय उठ के आपको उठना है। तो इवैक्यूएशन और जो उठने का समय है उसका बहुत लिंक है। इसे एक तरह से आप सर्काडियन रिदम की तरह समझे कि आपका बॉडी अंदर जिस तरीके से काम कर रहा है, तो वो वात का टाइम है और अपान वात का टाइम है। तो उस समय बहुत इजीली स्टूल पास हो सकते हैं। तो उस समय उठने में आपको कॉन्स्टिपेशन आदि प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। तो वाघ भट्ट कहते हैं कि जो त्रिफला रसायन है वो इसमें काफी हेल्प करता है, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है और ये जो अर्ज है, जो नेचुरल अर्ज है, वो आपका नहीं हो पा रहा है। तो इसमें कई तरह की रेमेडीज बताई गई हैं, जिनमें से एक बहुत इजी रेमेडी कि रात को सोते वक्त आप दूध के साथ हल्का सा घी डाल के उसे पी लो, गरम दूध के साथ। तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से रिलीफ मिल सकता है। ठीक है, और भी कई रेमेडीज हैं। ऐसे तो आयुर्वेद में बहुत सारी जानकारियां हैं जिससे आप इन सब चीजों को हील कर सकते हो। तो ये आपने इवोक्यूशन के बारे में जाना। तो अभी क्या है, पानी पीने का जो समय है आपका सेम है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप सुबह सुबह भी गर्म पानी करके आपने पिया, और उसके बाद मलासन, जो हम आसना करते हैं, मलासन में थोड़ी देर बैठे, तो आपको अपने आप नेचुरल अर्ज होने लग जाती है। तो ये तरीका है कि सुबह सुबह। और पानी कितना पीना है, पानी पीने की जो क्वांटिटी है ना, ये आप समझो कि ये आप पर डिपेंड करती है। लोग कह रहे हैं कि इतना पीना है, उतना पीना है, नहीं। आपको जितना रिक्वायर्ड है, ये आपकी अर्ज बताती है कि आपको कितना पानी पीना चाहिए। तो नेचुरल फिनोमेना में बताया गया है आयुर्वेद में कि अंजलि, जैसे पहले क्या, पानी इस तरीके से ऐसे अंजलि में भर के ऐसे पिया जाता था, तो वो एक टच का कनेक्शन होता था और पानी से सेटिस्फेक्शन मिल जाता था। अभी क्या, ग्लास भर के, लोटा भर के यूं ऊपर से पी लेते हैं, तो वो भी कई बीमारियों का कारण है। तो तरीका वो नहीं है, आपको पीना है सिप ले लेके। ठीक है, मैं नहीं कहूंगी कि अंजलि में भर के आप पीना शुरू करें, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है, जब आप पानी पिए तो पानी का एक सिप लें और उससे पूरा मुंह को क्लीन अप करके अंदर लेके जाएं। ऐसा ही समझिए, क्लीन अप ही समझिए उसको। तरीके से सुबह सुबह अगर आपने रात को ब्रश करके सोया है, रात को क्लीनिंग करके सोई है अपने दांतों की, तो आपको सुबह जो है ना, वो पानी को बिना कुछ ये किए आपको पीना है। ठीक है, क्योंककि गुड बैक्टीरिया जनरेट होते हैं अगर आपने ब्रश किया है। लेकिन अगर आपका माउथ क्लीन नहीं है और सुबह सुबह आप उस तरीके से पानी पी रहे हो, तो जनरेट हो सकते हैं बैड बैक्टीरिया। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको रात को किस तरीके से आपने सोया है। ठीक है, तो 8 अंजलि बताया गया है कि पानी की क्वांटिटी 8 अंजलि होनी चाहिए। इस तरीके से जो हमने भरा वो 8 अंजलि तक पीना है, जिसमें एक अंजलि में आई थिंक 40 ml तक पानी, 40 या 50 ml तक पानी होता है। और ये मतलब मैक्सिमम लिमिट बताई गई है 8 अंजलि। आप उसको अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, और ये सिप सिप करके ही पानी पीना है। कभी भी पानी को ऐसे इनगल्फ नहीं करना कि गटक लिए। यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है जब हम इनगल्फ करते हैं पानी को। पानी को कहते हैं चबा के खाना चाहिए ऐसा बताया गया है कि पानी को जब पी रहे हैं ना, तो
टाइम लेके पिए, नहीं तो फिर आर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम जनरेट होती है, समझिए आप जो मैंने बताया आकाश तत्व, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है कि हॉलो कैपेसिटी उसमें भरा भर डाल दिया आपने, तो फिर प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। आप समझिए कैनाल में, अगर कोई कैनाल है उसमें फोर्सली वाटर जा रहा है, तो किस तरीके से रिएक्शंस होंगे आप समझ सकते हो। तो सेम है, हमारे बॉडी के अंदर भी एक एक कैनाल बनी हुई है, उस कैनाल के अंदर फोर्सफुली अगर कुछ जा रहा है, तो वहां की जो मसल्स हैं उनको प्रॉब्लम होगी, उनको स्पैंड करना है, एक्सपेंड करना है, तो इन चीजों से प्रॉब्लम हो सकती है। आपने समझा कि आप क्या है ना, आप बहुत अच्छा आहार कर रहे हो, आप रोज बादाम और काजू ये सब कुछ खा रहे हो, फिर भी आपको प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम और भी कई रीजन से हो सकती है। तो ध्यान देने की बात है, क्योंकि हमारा जो मनुष्य का स्ट्रक्चर है ना काफी कॉम्प्लिकेटेड है, और इस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए हमें बहुत एफर्ट डालना पड़ता है। ये चीजें बच्चों तक जानी चाहिए, कि ये जानकारियां उनको होनी चाहिए कि पानी कैसे पीना है, क्योंकि आजकल समय का अभाव है और पानी और खाने को इतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया जा रहा है, कुछ भी खाते हैं और कुछ भी पीते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें सिप सिप करके वाटर पीना चाहिए। अब है कि जो हमने सुबह का पानी पिया, वो हमें मैंने बताया कि जैसे ल्यूक वार्म वाटर में, जो हॉट वाटर नहीं देना है हमें, ठीक है। हॉट वाटर, जैसे कभी कभी कहा जाता है गर्म पानी पियो, तो गरम गरम कोई भी चीज नहीं खानी है, एकदम ठंडी कोई भी चीज नहीं खानी है। जैसे जैसे होता है ना, आजकल बहुत ट्रेंड चला है कि गर्म पानी पीने से आपको आर्थराइटिस में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ऐसा। लेकिन एकदम हॉट वाटर की बात नहीं की जाती है वहां पे, ल्यूक वार्म वाटर की बात की जाती है। अब नेक्स्ट, आपने पानी पी लिया, अर्ज हो गया, आपका क्लीन अप हो गया। अब आप क्या करोगे, आप अपने दांतों की सफाई करोगे। तो आयुर्वेदा में जो बताया गया है, जो मीठे दंत मंजन आ रहे हैं मार्केट में, जिसमें चीनी है, शुगर है, तो वो नहीं यूज करना है। नमक को भी आयुर्वेदा में बताया गया है कि नहीं करना, नमक भी आप यूज ना करें अपने दांतों के लिए। क्योंकि एक तो जैसे आप नमक यूज अगर करते हो, तो आपको ब्लड प्रेशर का इश्यूज हो सकता है, और कच्चा नमक अगर खाते हैं तो हमें बोन्स का भी इशू हो सकता है। तो आयुर्वेदा बताता है क्या यूज करना है, तो एस्ट्रिंजेंट, बिटर और पंजेंट जो पेड़ होते हैं, उनके स्टेम को यूज किया जाता है पहले, जैसे जिसे हम दातुन कहते थे। ठीक है, दातुन यूज करना है। अब मैंने हो सकता है अवेलेबिलिटी ना हो जगह, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, महानगरों में, तो आप क्या कर सकते हो, अ, कुछ उसके पाउडर्स आते हैं, उनको मिक्सअप करके उस तरीके से बना सकते हो, या फिर जो पेस्ट आ रहे हैं उसमें आप चेक करो कि इसमें शुगर की क्वांटिटी कम हो, इसका टेस्ट बिटर हो, मतलब तीखा खारा टाइप का टेस्ट हो, इस तरीके का टेस्ट हो, वो वाला आप चूज करो। और क्लीन आपको प्रॉपर करना है, इसमें आप त्रिफला पाउडर और ये दालचीनी पाउडर, कार्डामोम पाउडर, लौंग का पाउडर, इन सब चीजों को मिक्स करके पीस के खुद भी घर पे पेस्ट बना सकते हो, जो आपके लिए प्रॉपर रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपने इसमें क्या चीजें डाली है। इसमें त्रिकटु पाउडर आता है, और सेंधा नमक यूज किया जा सकता है, लेकिन नमक अवॉइड करे तो ही बेटर है, कि नमक ना डाले, बाकी सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। ये हो गया आपका। और छोटे बच्चे हैं ना, उनको अगर टूथपेस्ट आप घर पे बनाते हो, तो उसमें मुलेठी पाउडर, वो थोड़ा स्वीट टेस्ट का होता है, स्वीट एंड बिटर टेस्ट का होता है मुलेठी, वो आप यूज कर सकते हो। और ये जितने भी हर्ब बताए गए ना, ये हर्ब कुछ ना कुछ फिजिकली आपको हेल्थ बेनिफिट जरूर देते हैं। तो आपने अपने दांतों की सफाई की, और आपको कितनी बार करना है, तो जब आपको लगे कि आपके दांत में कुछ कचरा फंसा हुआ है, या फिर खाने के बाद, ऑब्वियस है, खाने के बाद आप कुल्ला करते हो, कुल्ला कर सकते हो, या फिर आप पेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, और घर का अगर है तो वो बहुत हेल्दी है, हेल्थ बेनिफिट देता है आपको, तो आपको करना ही चाहिए, दिन में एटलीस्ट 2 बार, और कर सके तो 3 बार। ठीक है, तो ये मॉर्निंग जो खाना खाते हैं उसके बाद, और रात उसके पहले, मॉर्निंग में जो एकदम ब्रेकफास्ट का टाइम है उसमें एकदम स्टार्टिंग में पहले करना है, और उसके बाद अपने रात को मील के बाद, आपने खाना खाया और उसके बाद आपको करना है। और इसके साथ जो क्लीनिंग का प्रोसेस है, उसमें टंग क्लीनर जरूर करना चाहिए। जैसे कि क्या होता है, हम अपने दांतों की सफाई कर लेते हैं, पर हम अपनी जीभ को भूल जाते हैं, पर सारा काम जीभ कर रही है, तो जीभ को क्लीन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए आपको पता है, स्टील के, पहले तो जैसे कॉपर के आते थे, तो कॉपर के यूज किए जाते थे, हो सकता है गोल्ड एंड सिल्वर भी यूज होते होंगे,
तो स्टील है अभी अवेलेबल, तो स्टील आप यूज करें, लेकिन करें, ठीक है। आपको अपने क्योंकि आप जब आयुर्वेदा में आप जाओगे ना, या किसी भी डॉक्टर के पास आप जाते हो, तो वो बोलते हैं जीभ दिखाओ। ऐसा है ना कि डॉक्टर कहते हैं कि चलो जीभ दिखाओ अपनी। तो टंग क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्म्स जो फंसते हैं ना, वो दांतों में नहीं, वो जीभ पे भी छोटे कणों के रूप में रह जाते हैं। तो आपको जीभ क्लीन करनी है, ठीक है। ये सब जानकारियां हैं हमारे पास, पर मैं ये लेके इसलिए आई हूं ना, क्योंकि ये हम भूल चुके हैं, हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज द रिमाइंडर क्लास कि आपको अपनी दिनचर्या को प्रॉपर करना है, ठीक है। तो आयुर्वेद में ये बताया गया कि आपको टंग स्क्रैपर ज्यादा शार्प नहीं यूज करना है, जिससे आपकी, क्योंकि आपकी जीभ एक सेंसिटिव ऑर्गन है, तो आपको ज्यादा शार्पन कुछ भी यूज नहीं करना है। नेक्स्ट आता है नस्य। नस्य क्या होता है कि आपको नाक के अंदर कुछ बूंदे दवाई की डाली जाती है, या फिर आयुर्वेद में बताया गया है नस्य अनुतेल। एक अनुतेल आता है आयुर्वेदा में, तो वो सुबह सुबह आप अपने नाक में 2 बूंद डाल लें। सुबह नहीं, अगर अगर आपको प्रॉपर समय नहीं मिल रहा है, तो आप इसको सुबह नहीं तो शाम के समय भी डाल सकते हैं। तो ये अनुतेल क्या करता है, ये रिड्यूस करता है आपका हेयर फॉल। अगर आपने नाक में तेल डाला है, ये आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करता है। आपको हेडेक, माइग्रेन के जो इश्यूज हैं, उसमें भी आपको प्रॉपर फायदा देता है। और जैसे आंख, जैसे आपने नाक में डाला, आप जानते हैं कि ये सारे हमारे जुड़े हुए ऑर्गन हैं, आंख, कान, नाक। तो जब आपने नाक में डाला, और नाक को आयुर्वेद में सिर का द्वार बताया गया है, मतलब हेड का जो डोर है वो नाक है। तो आपके हेड से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो क्योर हो जाते हैं, ठीक है। और आंखों की ज्योति बढ़ती है, कानों की सुनने की क्षमता बढ़ती है। आपका नाक में अगर एलर्जिक एलर्जिक है, तो उसमें भी आपको फायदा हो जाता है। तो इस तरीके से आपको जैसे ग्रे हेयर, आजकल जनरली बच्चों में देखा गया है, ग्रे हेयर भी बहुत जल्दी आ जाते हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहे हैं। तो ये नस्य करने से इन चीजों में काफी फायदा हो जाता है। और ये आपके गर्दन की स्ट्रेंथ, जैसे अभी आप देखो स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम भी बहुत बढ़ रही है, तो आप जो नस्य करते हो ना, तो नस्य करने से आपको गर्दन में भी काफी बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि जॉइंट, लिगामेंट, टेंडन, हेड और नेक का जो भी है, आपको आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, ओके। अब जैसे कि आपको नस्य किया आपने, और क्या बेनिफिट होगा, आपका चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। सबको चाहिए ना आभा मंडल हमारा अच्छा हो जाए, तो ये एक चेहरा है, हमारा फेस है, जो हमें बता रहा है कि हम किस तरीके से दिख रहे हैं। तो आभा मंडल भी, मतलब इससे जो आपका फेस है वो ग्लो करने लग जाता है। आपकी जो आवाज है वो मधुर हो जाती है। मतलब आप देखिए, एक नस से किया आपने, और उसके कितने सारे फायदा बताए गए हैं आयुर्वेद में, कि कितना फायदा हो रहा है एक नस्य से, जो हम शायद, मेरे ख्याल से मैं नहीं करती हूँ, मैंने भी अभी जाना है बस ये बात, और मैं शेयर करने आ गई आपसे। तो स्टार्ट करना चाहिए, ये हम मैंने किया है, और मुझे लगता है कि इम्प्रूव होगा। जो भी ये बताए गए हैं, ये सारे फायदे हमें होंगे। तो जो हेड नेक की डिजीज कॉमन है, उनमें फायदा हो ही जाएगा आपको। ओके। नस्य क्या है ना, कि नस्य, नस्य मैंने बताया कि नस्य आपको नाक में दवाई डाली जाती है इन जनरल, लेकिन आयुर्वेदा में अणु तेल करके एक तेल आता है, जो हम डालते हैं नाक के अंदर, एक एक बूंद, इसे हम नस्य कहते हैं, ठीक है। कई बार सरसों का तेल भी यूज करते हैं लोग, लेकिन वो क्या है ना, एक्स्ट्रा सर्दी, खांसी, एलर्जीज वगैरह हो, कोई प्रॉब्लम है तो, नहीं तो आपको अणु तेल ही यूज करना है। अणु तेल इज द बेस्ट, आपको अणु तेल ही यूज करना है। नस्य मतलब आपको नाक के अंदर दवाइयां डालना है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स जो मैंने आपको बता दिए। अब ये आपने किया, अब क्या करना है आपको, गार्गलिंग। सब जानते हैं गार्गलिंग करना चाहिए, ठीक है। गंडूसा कहते हैं इसे आयुर्वेद में, गंडूसा कहते हैं। तो ये 3 तरह से कर सकते हैं। इसमें एक आता है ऑयल, ऑयल गंडूसा। ऑयल गंडूसा है मतलब जिसमें आपको ऑयल पुलिंग करनी पड़ती है। जिनको भी दांत का दर्द है, दांत के इश्यूज हैं, तो उनको ऑयल पुलिंग जरूर करनी चाहिए।
क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। दांत में दर्द हुआ, मैंने ऑयल पुलिंग किया है और मुझे दर्द में तुरंत राहत हुआ, मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऑयल पुलिंग में क्या, जनरली आयुर्वेदा बताता है कि आपको जहां भी ऑयल की बात आती है ना, वहां तिल का तेल यूज करने की सलाह दी गई है कि आप तिल का तेल यूज करो। अब कैसे यूज करना है, तो जो एंशियंट था उसमें पूरा तिल का एक कटोरा भर के मुंह के अंदर, जितना आपके मुंह में समाए उतना तिल का तेल आपको अपने मुंह के अंदर रखना है। ठीक है, और उतनी देर तक रखना है जब तक आपकी आंखों से या नाक से पानी। कांता जी धोखा कह रही है, वो सरसों का तेल यूज करती है। ये सरसों का तेल मैंने जैसे बताया, आपको कोई एलर्जिक प्रॉब्लम है, सर्दी है, छींके आती है, तो आप कर सकते हो, पर कंटिन्यू यूज ना करें उसको। अणु तेल इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है। तो जैसे यस, गंडूसा में आपने ऑयल को पूरा भरा और तब तक इसको पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कितना समय लगेगा। किसी को 10 मिनट में ही आंसू आ जाएंगे, किसी को आधा घंटा भी नहीं आएगा। जितनी आपकी आंखों में ऐसे आंसू आने लग जाए तब तक रखना है, ये बताया गया था एंशियंट टाइम में। लेकिन अभी जैसे नहीं है समय, तो आप क्या करो, आप 5 मिनट के लिए एक कटोरी पानी लो, उसमें तेल डालो। हाँ, ये गार्गलिंग जो गंडूसा है ना, इसमें आप ऑयल पुलिंग के लिए कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हो। लेकिन आयुर्वेदा ने हर ऑयल, जब भी ऑयल की बात आएगी तो सिजमे ऑयल, तिल का तेल को ही बताया है। आप कोकोनट ऑयल भी यूज करते हो, आप अरंडी का ऐसा कुछ तेल आता है वो भी यूज कर सकते हो, लेकिन सिजमे ऑयल इज द बेस्ट ऑयल अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। तो आयुर्वेद क्या है, उसने बोला लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है आपका, तो आप एक पानी में तेल डाल लीजिए, या फिर जितनी क्वांटिटी आप तेल की लेना चाहो उतनी ले लो, और उसमें जितना पानी ऐड, बाकी पानी ऐड करो और उसको मुंह में भर के रखना। उसको क्या है ना, गार्गल नहीं करना, उसको घुमाना नहीं है मुंह के अंदर, उसको आपको स्टे करना है, उसको रखना है। रखोगे ना तभी आंसू आते हैं। आप घुमाते रहोगे तो आंसू नहीं आएंगे जल्दी। तो आपको रखना, होल्ड करना है मुंह के अंदर। ठीक है। जब आपने मुंह के अंदर होल्ड करके रखा है ना, तो आपको, एक होता है ना आपका मन चंचल है, तो आपको कुछ ना कुछ करने की इच्छा होती है, तो फिर वो आंसू जनरेट नहीं होते। आंसू जनरेट होंगे और आपकी आंखें क्लियर होंगी। ठीक है। जी। और जब वो हो जाए तो आप एक बार पानी के पास जाके अपनी आंखों पे छपका, बोलते हैं ना, जैसे पानी डालना आंखों के ऊपर, यूं छपका हम कहते हैं, तो वो करना। तो उससे आपकी आंखें पूरी तरह से क्लीन हो जाती है। ठीक है। तो ये भी गंडूसा ऑयल पुलिंग रेणु भी जी, आपको। हाँ। जो आप अभी ऑयल पुलिंग की बात बता रहे हो, तो इसमें क्या मौसम के अनुसार तेल चेंज भी किया जा सकता है, सर्दी गर्मी में? नहीं नहीं, वही मैं बता रही हूँ कि सिजमे ऑयल हर सीजन में आप यूज कर सकते हो। नाम भी सीजमे है और सीजन। अब देखो हर सीजन में आप तिल का तेल यूज कर सकते हो। तिल के तेल में इतनी गर्मी नहीं होती है। मस्टर्ड ऑयल के लिए इसलिए मैंने मना किया, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल आप कंटिन्यू यूज नहीं कर सकते, हॉट हॉट पोटेंसी की होती है वो, तो आप उतना यूज नहीं कर। और कोकोनट ऑयल भी कई लोग नहीं यूज कर सके, क्योंकि कोकोनट ऑयल कोल्ड पोटेंसी की होती है। तो ये दोनों चीजें, सिजमे ऑयल इसलिए बेस्ट ऑयल बताया गया है आयुर्वेदा में। ठीक है। और दांत का अगर दर्द हो, कहीं दांत दर्द है, कीड़े लग गए हैं, तो भी आप, तब आप कोकोनट ऑयल से ऑयल पुलिंग कीजिए। ठीक है। उससे क्या होता है ना, कीटाणु जो होते हैं ना, जो वो बाहर भी निकल जाते हैं कई बार, और दर्द कम हो जाता है। नीम का तेल नीम का तेल आप अगर यूज कर सकते हो गार्गलिंग में, नीम इज वेरी कड़वा। ठीक है, वो कसाय प्रवृत्ति का है, तो आप देखो नीम का तेल नहीं यूज करना चाहिए नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो ये हो गई ऑयल पुलिंग की बात। एंड देन है एक नेक्स्ट गंडूसा का एक टेक्निक है डेकोनेशन। उसमें क्या किया जाता है, आप कोई भी हर्ब है, जैसे कि जैसे कि मैंने खुद ने भी किया था, अ, धनिया का बीज है, उसको आप पानी में उबाल लो और फिर उससे गार्गल करो। ठीक है। ये आयुर्वेदा में नहीं, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। उससे आपका गला जैसे बंद हो जाता है ना, वो भी खुल जाता है। नमक के पानी से, गर्म पानी से, गर्म पानी में नमक डाल के, जब पानी गर्म हो ना तभी उसमें नमक डाल दे। ठीक है, तो नमक कच्चा नहीं रहेगा। और फिर आप उससे गार्गलिंग कर सकते हो। ठीक है। या धनिया के बीज, और जैसा कि खदीर नाम का एक हर्ब आता है, एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता सकती कि व्हाट इज दैट। तो खदिर नाम का जो हर्ब आता है ना,
उस हर्ब को आप पानी में बॉईल करके उससे गार्गलिंग कर सकते हो। 3 टेक्निक बताई गई है। फर्स्ट इज ऑयल पिलिंग, सेकेंड इज बॉइल्ड वाटर, एंड सेकेंड इज ओनली वार्म वाटर, उसमें नमक डाल के आपने किया। तो ये इस तरीके से गार्गलिंग किया जा सकता है। ये प्रोसेस सब मॉर्निंग के प्रोसेस है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो मॉर्निंग में तो आप इसको इवनिंग में भी ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका अभ्यंगा। अभ्यंग क्या है? म- अभ्यंग मतलब मसाज, बॉडी मसाज। जो हम बॉडी मसाज लेते हैं ना, तो बॉडी मसाज करना ये अभ्यंग में आता है। अभ्यंग करना आयुर्वेद में बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है कि आपको अब समय की कमी है तो आप इसे वीक में 2 बार करें, नहीं तो आपको डेली रूटीन में ये 15 मिनट का समय इसको देना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, जो भी ये चीजें प्रोसेस बताई जा रही है इसमें समय थोड़ा लगेगा, तो आपको क्या करना है कि आपको जल्दी उठना है। आपने अगर 4:30 उठा है, 5 बजे उठा है, तो आप अपने आप को समय 1 घंटे में प्रॉपर हो जाएगा, परफेक्टली हो जाएगा। ठीक है, तो बॉडी मसाज करना है आपको। तो इसमें ये अब बॉडी मसाज से आपको पता ही है आपकी थकान तुरंत दूर हो जाएगी, आपने बॉडी मसाज करा ली अगर। ठीक है, तो बॉडी मसाज से आपकी थकान दूर हो जाती है, वात जो बढ़ जाता है उसमें भी इंप्रूव होते हैं, आपकी आंखों की आई साइट भी मजबूत होती है। सही तरीके से बॉडी मसाज जो लोग करते हैं ना, उनकी आंखों में भी इंप्रूवमेंट होता है, और ये आपकी बॉडी को नरिश करता है। आपका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। ठीक है, आपका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। तो लाइफ स्पैन समझ रहे हैं ना, आपकी आयु बढ़ जाती है बॉडी मसाज करने से। ठीक है, तो कैसे करना है बॉडी मसाज? तो सबसे पहले आपको अपने हेड की मसाज करनी है और फिर कान की मसाज करनी है। अब वही बात हो जाती है कि हम रेगुलर अपने बाल नहीं धो सकते, तो ऑयल को इतनी देर रख भी नहीं सकते हैं। तो फिर डिपेंड करता है कि आपको फिर वीकली करना पड़ेगा या फिर हेड मसाज आप छोड़ दीजिए। लेकिन हेड मसाज बताया गया है कि हेड मसाज करनी चाहिए, बालों की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। हाँ हाँ, हेड मसाज ऑयल के साथ आपको करनी है। और कान की मसाज, इसमें समय देना है आपको। ऐसा नहीं कि बस तेल लगाए और छोड़ दिया, आपको समय देना है, 5 मिनट तो एटलीस्ट देना है आपको मसाज के लिए। अब कमी है समय की तो आपको समय अपना एडजस्ट करना है, आपको फिर उसको कम ज्यादा आप अपने हिसाब से कर लें। तो हेड और कान की मसाज के बाद पैरों की मसाज करनी, फुट मसाज। ठीक है, पैर के जो तलवे हैं उसकी मसाज की जाए। पैर के तलवों की मसाज करने से आई साइट बहुत अच्छी हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फुट मसाज, जो पैर के नीचे का जो भाग है, वहां पे हमारे एक्यूप्रेशर के काफी पॉइंट्स होते हैं। वो पॉइंट्स पे जब मसाज मिलती है ना, तो आपकी बहुत सारी हीलिंग भी हो जाती है। ठीक है, तो फुट मसाज आपको लेना है 5 मिनट के लिए, देन अप्लाई ऑयल। ऑयल फिर आपको अपने अदर पार्ट पे, जैसे आपको टाइम है उसे, नहीं तो आप फुट मसाज और हेड मसाज जरूर लो। और उसके बाद आपको समय है तो आप बाकी मसाज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब आपने मसाज कर लिया, अब आपको क्या करना चाहिए? कोई चैट पे लिख सकता है कि अब आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये रूटीन्स हैं और ये हम जानते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते हैं। अच्छा, एक का ही आया है, कोमल जी सिपानी कह रहे हैं हमें नहा लेना चाहिए। ठीक है, नाश्ता करना चाहिए। सुचिता गांधी, नाश्ता करना। यह जिनेंद्र, जैसे वो पहलवानी, जैसे वो बहुत हार्ड मेहनत करके और वो मसाज करते हैं, वो एक एक अंग को पूरा दबाते हैं, खींचते हैं, जब वो हाँ, पहलवान कुश्ती करने जाता है, वो वाला काम का अच्छा, है। नहीं वो हमारे लिए नहीं है, हमें नॉर्मल मसाज करनी है, एकदम इजी हैंड से हमें मसाज करनी है। ऐसा हमें हार्ड मसाज नहीं लेनी है, इजी हैंड से। अगर किसी को पेन है तो फिर आप उस तरीके से मसाज ले सकते हो, नहीं तो एकदम सिंपल आपको थोड़ा सा प्रेशर आना चाहिए बॉडी पे, इतना करके मसाज लेनी है। मैम अभी ठीक है, बात चली थी ऑयल पुलिंग और वो कारगिल की, तो उसमें जो अपने मुंह में तत्व रहता है उसको तो फिर बाहर ही निकालना रहेगा, गले के नीचे तो नहीं जाता होगा ना? नहीं नहीं, अंदर नहीं लेके जाना, मैंने बोला ऑयल पुलिंग आपको अंदर नहीं लेके जाना है, आपको वो थूक देना है बाद में, वो जितना मिनट आपने रखा उसके बाद बाहर निकालना है उसे, और उसके बाद अच्छे से कुल्ला करना है। गार्गिल में भी गले तक रहता होगा, गर्म पानी का गार्गिल कर? हाँ, जो ऑयल पुलिंग है ना वो आपका ऊपर लेवल तक ही रहता है, और जब गार्गलिंग आप करते हैं ना, तो आप खुद भी करते होंगे, तो फिर आप नेक को ऊपर लेके पानी डालते हो और फिर नेक कंठ तक जाता है वो,
आपकी जो यहाँ कंठ तक आपको फील होता है, ठीक है, पानी नहीं जा रहा होगा लेकिन कंठ तक आपको फील होता है। ओके, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। तो हम जो ये कर रहे हैं, अगर आपके पास समय है तो, और धूप आ चुकी है तो आपको विटामिन डी के लिए सूर्य स्नान करना है। और उसके साथ आपको, जो हम योगा के हैं तो योगा करना है हमें नेचुरली। हमें योग एक्सरसाइज कैसे बोल सकते हैं, हमें योगा ही करना है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया था कि क्या करना है नेक्स्ट टू, तो नाश्ता नहीं करना है हमें तुरंत। और तुरंत आप बॉडी को आपने मसाज किया, आप नाश्ता नहीं कर सकते हो, ठीक है, आपकी बॉडी पूरी एक्टिव है उस टाइम में, डाइजेस्टिव, हाँ यस, योगा कर सकते हैं, ठीक है। योगा करना है, एक्सरसाइज करना है। योगा एक्सरसाइज की लिमिट क्या होगी? लिमिट ये है कि जब तक आप मुंह से श्वास छोड़ रहे हैं, जब तक आप नॉर्मल ब्रीदिंग में काम कर रहे हैं, तब तक आपको योगा कर सकते हैं। जब आपका लगा आप थक गए, आपको अब श्वास मुंह से छोड़ना पड़ रहा है, तब आपको एक बार रुकना है। ऐसा नहीं कि आपको कंटिन्यूअस करना है, ऐसा अपने आप शरीर को थकाना नहीं है इस तरीके से। हम वो हार्ड वाले एक्सरसाइज में बिलीव नहीं करते, हमें नॉर्मल वे में एक्सरसाइज करना है, जिसमें जब भी आपकी श्वास से मुंह से निकलने लग जाए, आप थक गए हैं, तो आपको रुकना है, आपको पॉज लेना ही है, ठीक है। अब और आपको लग गया कि आप थक गए हो, तो आप रुक जाओ। ऐसा नहीं है कि अभी मेरे को करना ही है, वेट लॉस होना ही पड़ेगा। वेट लॉस इज नॉट क्राइटेरिया, हेल्दी रहना इज क्राइटेरिया, ठीक है। ये जो बॉडी शेमिंग एंड ऑल है ना, ये सब बहुत वेस्ट टाइप की बातें हैं, ये करनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। हेल्दी पर्सन होना चाहिए, पतला है तो भी कोई दिक्कत नहीं, मोटा है, आप अपने आप में पूरी तरह से हेल्दी हो तो इट्स ओके। तो छोटे बच्चों को उसी तरीके से, छोटे बच्चों को ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए योगा वगैरह के लिए। उनका अपना खेल कूद का रूटीन रहता है, तो उसमें उनका कॉप अप हो जाता है। और जो प्रेग्नेंट हैं लेडीज, उनके लिए भी सेम है कि आपको किस तरीके से करना है, वो गाइडेंस के अंडर द गाइडेंस करना है, ऐसे पूरा हार्ड एक्सरसाइजेस नहीं करना है। और जो भी इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो वो भी समझ के करना है, उनको भी क्या करना है, अपने समझ के लेना है कि उनको करना कैसे है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज के, और बाकी एक्सरसाइज के बारे में हम सब ट्रेंड है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता एक्सरसाइजेस किस तरीके से करनी है, सभी जानते हैं। इसके बाद आता है, आपने एक्सरसाइज कर ली, अब आपका एक और प्रोसेस आता है जिसे हम उद्वर्तन कहते हैं। जिनको वेट लॉस करना है उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसके इसके लिए कई तरह के हर्ब आते हैं, आयुर्वेदा बताता है कि कई तरह के हर्ब आते हैं, जिसमें से एक हर्ब है त्रिफला। इसके अलावा भी बहुत सारे हर्ब है उद्वर्तन के लिए। इसमें ये पाउडर से हमें ड्राई मसाज करनी है, ठीक है। ड्राई, आपने एक ऑयल से मसाज किया है, अभी पसीना निकल गया, अब आपको ड्राई मसाज, जैसे साबुन का यूज अवॉइड किया गया है, साबुन नहीं यूज करना है, आपको वो पाउडर यूज करना है। और उससे आपको पूरी बॉडी में ड्राई मसाज करना है। अ, और ये ड्राई मसाज आपका कफ दोष जो होता है ना, इसमें भी आपको काफी बेनिफिट देता है, ठीक है। बात में भी प्रॉब्लम होगी, हुई है तो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपकी। तो ये उद्वर्तन भी हाईली रिकमेंड है, ठीक है। मतलब साबुन का यूज हटाया गया, आपको जैसे ऑयल लगाया, आपको अभी लग रहा है कि ऑयलिंग हो गया पूरा बॉडी में, तो आप उद्वर्तन किया और आपका वो निकल जाएगा। और फिर आप क्या करोगे, अब आपको बाथ पे जाना है, नहाना है आप। तो स्नान करने की जो टेक्निक है ना, तो वो कई लोग होते हैं ना, बहुत गर्म पानी से नहाते हैं। तो बहुत गर्म पानी आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है। बहुत ठंडा पानी ये भी नहीं, आपको वही नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पे ही नहाना है। और अगर गर्म पानी से नहा रहे हैं, तो आपको हेड पे कभी गर्म पानी नहीं डालना। फेस और हेड, इन दोनों पे गर्म पानी नहीं डालना। मतलब जैसे कि बाल धोना है, तो आप गर्म पानी यूज नहीं करें, नॉर्मल टेम्परेचर ही यूज करें। गर्म पानी, जैसे अभी पेन है, आपने तेल वगैरह लगाया है, तो आपके बॉडी में दर्द है, तो आप गर्म पानी शोल्डर से नीचे, अपने कंधे से नीचे आपको स्नान करना है गर्म पानी से, ठीक है। ये आपको बहुत बेनिफिट देता है। वार्म वाटर बाथ से सुटेबल सिर्फ नीचे के बॉडी पार्ट के लिए, ठीक है। अब बात आती है काजल की, तो आजकल लोग लगाते हैं नहीं लगाते, बाहर के यूज करते हैं। तो काजल हमें होममेड यूज करना चाहिए। आप घर पे बना सकते हो, ओल्ड एज के लेडीज सब जानते हैं कि काजल किस तरीके से बनाया जाता है। तो काजल भी आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो काजल लगाना चाहिए। ये सारी आपकी मॉर्निंग रूटीन्स में आ गई, जो आपको
और बाकी आपका नाश्ता खाना ये सब जो रूटीन्स हैं आपके, अब आप उनको फॉलो करो, जो भी आपने करना है, ठीक है। और डाइट पे अक्सर ध्यान देना, इस पे हम नेक्स्ट कभी सेशंस होंगे तो डाइट पे भी आएंगे कि किस तरीके की डाइट हमें लेनी चाहिए और वात पित्त कफ वालों को कैसी डाइट लेनी चाहिए। आज का सेशन हमारा दिनचर्या का है, तो यहाँ तक हमारी आयुर्वेदा की दिनचर्या फॉलो करने के बाद आप अपने खाने वगैरह पे आ सकते हो। अब हम जैसे कि हमने बात की थी कि 2 साइकिल चलते हैं। सर टाइम है ना? जी, 15 मिनट है अभी हमारे पास। यस। तो जैसे कि बात की कि सेकंड साइकिल हमारा रात का रहता है, तो रात वाली साइकिल में जब हम जाएंगे तो आप आप देखो कि जब भी मून आता है तो हमारे अंदर एक कामनेस आती है, हम शांति को फील करते हैं। तो हमें मून लाइट में वॉक करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमें सन बाथ लेना, ठीक है। सन बाथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि विटामिन डी और भी काफी चीजें हमें सन के थ्रू मिलती है। लेकिन मून में जब हम जब हम वॉक करते हैं तो हमें एक कामनेस, एक सुकून का जो बोलते हैं ना भाव प्रधान, भावना हमारी प्योर होती है। इस तरीके का हमें हैप्पीनेस की एक अनुभूति होती है जब हम मून लाइट में वॉक करते हैं, तो ठीक है। तो ये इसमें भी मून में भी अपने आप एक हीलिंग इफेक्ट है। आप पता है ना, ज्योति केंद्र प्रेक्षा करते हैं हम, तो ज्योति केंद्र प्रेक्षा में हम मून का ही ध्यान कर रहे हैं, मतलब वो व्हाइट कलर जो चांद की तरह दिखता है, ठीक है। तो मून बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं सोचे कि सुबह वॉक कर लिया तो शाम को इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा वॉक करना। तो अब ये खाने का जो टाइम है आप जल्दी खा लें। आहार जो है आयुर्वेदा के हिसाब से, हमारा जैनिज्म भी यही बताता है कि हमें जल्दी खाना खाना चाहिए, ठीक है। सनसेट के पहले का नहीं बताते हैं, लेकिन ठीक है, सनसेट के पहले नहीं तो भी अगर समय के हिसाब से आप जल्दी ही खाना खा लें। तो ये फर्स्ट प्रहर ऐसा बताया गया है आयुर्वेदा में। और क्वांटिटी जो है, इसकी क्वांटिटी आपको एकदम बहुत ज्यादा नहीं खाना है। रात का जो डिनर है वो हमें एकदम स्लो एंड कम खाना है, ठीक है। मॉर्निंग में आप जितना रूटीन में खा रहे हो ठीक है, जो कि पूरा आपको पूरा डाइट लेना है मॉर्निंग रूटीन में, लेकिन इवनिंग में आपको डाइट कंट्रोल में खाना है। और खाना का जैसे बताया गया है कि खाना कितना खाएं, इतना खाना खाएं कि आपकी हवा और पानी के लिए जगह बच जाए, ठीक है। मतलब आप डेली जितना खा रहे हो उससे 1 रोटी कम खा लें, ठीक है। तो ये हो गया कि कितना खाएं, क्वांटिटी कैसे आप ये कर पाओगे। मिलेट खिचड़ी, यस यस, आप ले सकते हो। आपका खाने में कोई ये नहीं है, बैरियर नहीं है कि आप ये खाओ या वो खाओ, क्योंकि अभी हम न्यूट्रिशन डाइट की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ बता रहे हैं कि क्या आपको करना चाहिए। तो ये हो गया कि हमें कम क्वांटिटी में खाना चाहिए। अब सेम प्रोसेस आ जाएगा, आपने खाना खा लिया, अब क्या करोगे आप बताओ? चैट बॉक्स पे टाइप कीजिए क्या करने वाले हो। बुक्स वॉक, लाइट वॉक, ठीक है। अब अगर आपने खाना खा लिया है और आपको कुछ नहीं खाना है आगे, आपने डिसाइड कर लिया दिस इज माय लास्ट मील, तो आपको क्या करना है, तो आपको क्लीन करना है अपने दांतों को, ठीक है। वज्रासन, ठीक वज्रासन। है आपको। नहीं, वज्रासन, वज्रासन, यस। वज्रासन लिख दिया, वज्रासन, वज्रासन करने के लिए कह रहे हाँ हैं। हाँ, सही है। लेकिन पहले अगर आपको आपका मील कंप्लीट हो चुका है, आपको कुछ नहीं खाना है, तो आपको अपने दांतों को क्लीन करना है, ठीक है। ये क्या होता है, आप अपने जब दांतों को क्लीन कर लेते हो ना, तो आपका जो खाने का अर्ज होता है, बार बार खाने का जो हमें मन करता है, अगर हमने ब्रश किया तो वो कम हो जाता है, हम नहीं खाने का हमारा मन नहीं करेगा फिर, ठीक है। मन को कंट्रोल करने का भी एक तरीका है कि आप ब्रश कर लो। ब्रश कर लोगे फिर आपका कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा। और दांत क्लीनिंग इसलिए क्योंकि सुबह मैंने बताया, अगर आप पानी पी रहे हो और आपने रात को दांत क्लीन नहीं किया है और पानी को इनगल्फ कर लिया, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्योंकि अभी बहुत ट्रेंड है कि सुबह सुबह उठ गर्म पानी पी लो, लेकिन पूरा ब्रश अगर आपने रात को तरीके से नहीं किया तो सुबह आप उस तरीके से पानी नहीं पी सकते हो। अब ये हो गया। अब क्या करना, आप अगर इसके पहले का है, सॉरी, ये गार्गलिंग करने से पहले आपको रात को क्या, पान, पान होता है ना, पान के पत्ते चबाने चाहिए। प्रॉपर जो पान आता है वैसा बना सकते हैं घर पे, तो वैसा नहीं तो पान के पत्ते चबाना चाहिए। पान इज द गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, बहुत कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है पान। तो आपको रात को पान के पत्ते चबा के खा ले,
अच्छे से चबाएं। हाँ, चबाने का बहुत ध्यान रखना है, कोई भी चीज खाते वक्त चबाने का बहुत ध्यान रखना है कि अच्छे से चबाएं और फिर आप ब्रश क्लीनिंग करें, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे कि सर ने बताया, किसी ने बताया कि वज्रासन करना चाहिए, तो वज्रासन में हमें 5 मिनट बैठना है। आयुर्वेदा रिकमेंड नहीं करता है, लेकिन योग के हिसाब से वज्रासन में हमें बैठना चाहिए, इससे हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये हो गया। अपने अभी थोड़ा सा वॉक करने जाएंगे, 100 कदम। ऐसा कहते हैं आयुर्वेदा में कि 100 कदम कम से कम वॉक करना चाहिए, 100 कदम वॉक करना है आपको। और उसके बाद आप जब सोने जाते हो तो आपको लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सोना है, मतलब लेफ्ट साइड बेंड होके इस तरीके से सोना है, ठीक है। तो ये आपका डेली रूटीन है, इसको मेंटेन करने जी से काफी कुछ बीमारियों में हमारा कंट्रोल आ जाता है, ठीक है। बाद में कभी हम लोग आहार पे भी बात करेंगे, जो जी। क्या खाना और एक क्या नहीं एक खाना। चीज खाली क्लियर करना है, दो आहार के बीच कितना गैप होना चाहिए? एक बार हमने दो खाना आहार के खाया, बीच उसके बाद कितनी देर तक नहीं खाना चाहिए? हमारे जैन दर्शन में तो बताया गया एक पहर का गैप होना चाहिए, तो आयुर्वेद में इसके बारे में क्या बताया गया? एग्जैक्ट ऐसा कुछ अभी तक नहीं ऐसा कुछ है, क्योंकि खाना क्या, अभी तो लोग 2-2 घंटे में कुछ कुछ खा ही लेते हैं। पर आयुर्वेदा नहीं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि खाने के बीच में एटलीस्ट 3-4 घंटे का गैप जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब हम कुछ खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने में हमें समय लगता है। 3 से 4 घंटा डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करने में समय लगता है अगर आपने कुछ भी खाया। तो एक प्रॉपर डाइट लेने के बाद 4 घंटे का गैप रखना चाहिए, ठीक है। वैसे आहार 3 ही बार करना चाहिए, मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट। ऐसे बीच बीच में जो हम खाते हैं ना, तो इससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, इस पे बहुत प्रेशर पड़ता है, क्योंकि अंदर का पचा ही नहीं और आपने और डाले। अभी जैसे कि कोई बैठे हैं फाइल लेके, एक फाइल कंप्लीट हुई नहीं और दूसरी फाइल आ जाए तो क्या होगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। तो सेम रहता है कि हमारा अंदर का स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, इसी की वजह से लिवरों आजकल जो फैटी लिवर और बाकी सारी जो डिजीजेस है ना, यही कारण है, क्योंकि वहां की मसल्स उसको पूरी तरह से ठीक डाइजेशन में क्लियर नहीं हो पाता सब कुछ। ये कारण है जी कि बार बार खाने से। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर जानकारी। एक पॉइंट और मैं क्लियर करना चाहूंगा। आजकल हमारा जो पोस्चर है, पोस्चर, हम्म। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो आ गई है आजकल, इसके वजह से पोस्चर हमारा खराब हो रहा है। मोबाइल के कारण हमारी गर्दन हमेशा झुकी हुई रहती है। क्या बैठने का जो पोस्चर बिगड़ रहा है, ये इसके प्रति भी हमें जागरूक रहना बहुत जरूरी होता है। तो इसके बारे में आप 1 मिनट बताइए प्लीज। हाँ सही है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा रीजन है। मोबाइल तो बीमारियों का कारण है ही, सब जानते हैं। और लेकिन अभी क्या है, इसके बिना रह नहीं सकते, ऐसा हो गया है। तो जितना हमें जरूरत है उतना यूज करें। जब हम यूज कर रहे हैं तो एटलीस्ट आधे घंटे पे ब्रेक लेकर हमारी जो गले की जो एक्सरसाइज है, नेक की जो एक्सरसाइजेज हैं, वो हमें करना है। और अगर मेडिसिन आयुर्वेद में फिर हर्ब्स बताए गए हैं, तो उन हर्ब्स में एक गिलॉय आता है, गिलॉय का ले सकते हैं। और 10 मूला रिस्ट पेन के लिए ले सकते हैं। और इस तरीके से काफी हर्ब्स हैं जो आयुर्वेदा में बताए गए हैं पेन पेन से रिलीफ पाने के लिए। स्पॉन्डिलाइटिस पे कभी बात करेंगे ना, तो नेक के जी प्रॉब्लम्स पे आएंगे। तो अभी सिर्फ 5 मिनट का ही समय बचा है हमारे पास। तो जिज्ञासा समाधान, आपके कोई प्रश्न हो, आज जो बातें हमने चर्चा की इससे संबंधित, पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो तो आप अभी नहीं पूछेंगे। जो चर्चा चल रही है हमारे, इससे संबंधित कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हो। यस, सुचेता जी। सुचेता जी के बाद में मधु जी और उसके बाद में अशोक जी। 3 जनों के हैंड राइज है, मैं तीनों को ऑप्शन दूंगा बारी बारी से। यस, सुचेता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र सभी को। मेरी एक क्वेश्चन थी रेणु जी, कि जब भी आपने पान का बोला अभी, या सुबह कोई बोलता है कि सुबह नाश्ते के बाद बहुत अच्छा रहता है खाने का, या दोपहर के खाने चलेगा, के बाद, आपने शाम को बोला तो वही पूछना था। चलेगा, आप उसको कभी भी ले सकते हो। सुबह शाम का ऐसा कोई बैरियर नहीं है उसमें, आप खा सकते हो। ओके, बहुत सुंदर सेशन, बहुत बहुत नहीं, मधु धन्यवाद। जी। मधु जी। अनम्यूट। बहुत ही अच्छा है। जितना मैंने हाफ एन आवर का स्नान से सुना है, मुंह में तेल रखना, मसाज करना, उसमें आपने नीम के तेल का बोला था, तो वो घर में बनाने का है, नहीं, बाहर का तो नीम बहुत। का
नीम मतलब का तेल सरसों एक्चुअली के में तेल, मैंने रिकमेंड नहीं किया था। नहीं सरसों सीजमे के ऑयल। तेल में नीम का डालकर बनाते हैं, घर में बनाते हैं। बाजार का अच्छा। जो नीम का तेल है वो मुंह में नहीं रखा जा सकता, उसकी तो हाँ एक ही ड्रॉप रखी जा सकती है वाटर के साथ। पर घर हाँ। में अगर आपने सरसों के तेल या तिल के तेल में नीम डाल के बनाया है, उसे मैंने कहा था कि उसका रख सकते हैं। इस अच्छा। एक आपको ये अच्छा। क्लियरिटी दे रही हूँ। हाँ और अशोक खाना जी। खाने ठीक के है। बाद हमारे इसमें योगा में ये बताया गया है कि 10 मिनट वज्रासन पे बैठकर एक मंत्र का जाप करना होता है, ओम नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा। तो जो अच्छा। 10 मिनट नहीं कर सक, वो बताने के लिए मैंने कहा था कि सही। कर सकते हैं। हाँ त्रिफला तो वज्रासन बहुत में अच्छा है, हम लोग यूज करते हैं, त्रिफला करते हैं। अशोक धन्यवाद जी आपका, बोलिए, बहुत अशोक बहुत जी। नाइस। जय जिनेन्द्र। मैम एक बुक में पढ़ा था कि अपने वात पित्त और कफ को चेक करने के लिए ऐसे कुछ नसों से वो वाइब्रेशन देख के कर सकते हैं। और हाँ उसमें जब अपना सब वात पित्त और कफ सब संतुलन होता है तो उसमें कुछ फीलिंग नहीं आता है। तो अपने कैसे प्रकृति पता चलेगा कि अपनी कौन सी प्रकृति है? नहीं, आप देखो जब आप नब्स को ऐसे पकड़ते हो ना, आपको लेफ्ट हैंड की नब्स को राइट हैंड से पकड़ना है और अंगूठे के साइड के एरिया में पकड़ना है। और ये 3 उंगली हैं, इनको यूज करना है और यहाँ पे रखना है आपको, और यहाँ पे आपको वाइब्रेशंस फील हैं। ठीक है। और जब आपको जिस जो नब्ज आपकी ज्यादा धड़क रही है, मतलब आपको ज्यादा फील आ रही है ना, स्पंदन जो ज्यादा हो रहे हैं, तो वो आपकी प्रधानता है। इस तरीके से वात पित्त कफ को जाना जाता है कि आप में किस चीज की प्रधानता है। जी, सुवर्णा जी ने हैंड राइज किया हुआ, सुवर्णा जी बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र। आज का बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आयुर्वेद में मैं बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ और जो भी आपने बताया मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा एक डाउट था कि जो गॉगल करने के लिए आप बोला था ना, तो सनफ्लावर ऑयल से करे तो कैसा होता है? क्योंकि हाँ, बहुत साल पहले समनी जी ने बताया था कि सनफ्लावर तेल से करना है, तो उससे हम करते थे। देखिए करते जैसे कि आंटी जी ने बोला नीम का मस्टर्ड ऑयल मिक्स करके, लेकिन जो आयुर्वेद रिकमेंड करता है ना, जहां भी ऑयल की बात आएगी ना, तो आयुर्वेद रिकमेंड करता है कि आप तिल के तेल को यूज करो। ठीक है। तिल का लेकिन तिल का तेल तेल ही। बहुत गर्म रहता है ना? तिल का नहीं तेल नहीं, गर्म तिल का रहता है ना? तेल गरम हॉट पोटेंसी नहीं है। तिल के तेल नॉर्मल पोटेंसी होती है, जैसे कि मैंने बोला मस्टर्ड ऑयल हॉट पोटेंसी है। और आप कोकोनट ऑयल यूज करते हो तो वो आपका कोल्ड पोटेंसी का होता है। और सनफ्लावर ऑयल का कैसे है ना, जो बाजार में सनफ्लावर ऑयल मिलते हैं, मे बी उनमें ट्रांस फैट बहुत ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि हम्म। ट्रांस फैट जहां ज्यादा होगा वो आप यूज ना करो, ये रिकमेंड किया जाता है। तो तिल का तेल, कच्ची घानी का या वैसे वाला जो प्योर तिल का तेल है, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। जी। तो रोज करना है वीकली, मतलब हाँ ट्वाइस हाँ, ऐसे आप करना है? रोज कर सकते हो, रोज कर सकते हो। आपको दांत की क्लीनिंग करनी है, आप रोज कर सकते हो। अगर समय नहीं है तो आप वीकली 2 बार करें। तृप्ति जी, ओके, सुनंदा धन्यवाद ने हैंड बहुत राइज किया बहुत। हुआ है, समय भी संपन्न हो रहा है। तृप्ति जी को हम आखिरी बार अनम्यूट करने, तृप्ति जी आपका क्वेश्चन ले रहे हैं, इसके बाद हम समापन की ओर चलेंगे। तृप्ति आज। सुराना। हाँ, जय जिनेन्द्र। मेरे 2 क्वेश्चन ऐसे समझने थे। आपने जो ऑयल पुलिंग का बोला था, तिल का तेल इस्तेमाल करने के लिए मुंह में, वो ब्रश करने के बाद बोला कि उसके पहले कर सकते हैं अपने? ब्रश करने के बाद करें आप। और दूसरा, आप उद्वर्तन का बोल रहे थे कि त्रिफला पाउडर से मसाज, तो वो मेरा थोड़ा मिस हो गया, समझ नहीं पाई। अगर आप थोड़ा सा बताओ क्या था वो? हाँ, जैसे कि आपने जैसे आयुर्वेद रिकमेंड करता है ज्यादा साबुन सोप जो होती है हम्म। वो यूज नहीं करना चाहिए, केमिकल बेस्ड जो भी है। अगर आपके पास हर्बल है तो आप यूज करें, लेकिन उससे बेटर ऑप्शन है कि कोई पाउडर्स आते हैं, उद्वर्तन आप सर्च करोगे ना तो पाउडर्स मिलते हैं। तो उसमें एक मैंने ऑप्शन बताया कि त्रिफला का पाउडर नोन है, एकदम नोन है, सभी जानते हैं। तो त्रिफला के पाउडर को आप पूरे बॉडी पे सिर्फ पाउडर रब करना, उसमें पानी ऐड नहीं करना, उस ड्राई मसाज करनी है आपको उस पाउडर से, जिससे क्या होगा कि आपका ऑयल भी निकल जाएगा, आपका पसीना है वो भी क्लीन हो जाएगा, और उसके बाद आप स्नान कर लो नॉर्मल। बट जिसकी ड्राई स्किन है, जैसे अभी मौसम भी थोड़ा नॉर्मल, मतलब बैंगलोर में थोड़ा अभी ठंडा मौसम है, तो ड्राई स्किन है भी, तो उस केस में क्या करना ये चाहिए? कोई ऐसी कुछ नहीं है, क्योंकि आपने ऑयल मसाज ऑलरेडी कर रखा है ना, तो ऑयलिंग कर रखी है ओके। आपने, तो ड्राई है तो ओ, इट्स ओके। ओके ओके, गॉट इट, ठीक है, थैंक यू। जी, तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर हमारा चर्चा सत्र भी चल रहा है।
तो ये विषय तो इतना विशाल है, इसके ऊपर 1 घंटा बहुत ही कम होता है। तो हम चाहेंगे कि इस आगे भी हमारा इसी क्रम को आगे रखते हुए कंटिन्यू हम शनिवार शनिवार कुछ दिन तक इस क्रम को चलाएं। आप अगर समय दे सकते हैं रेणु जी, तो इसमें देखिए और भी बहुत सी चीजें आती है। पंचकर्म के बारे में बात कर सकते हैं, शुद्धि क्रिया, बहुत प्रकार की शुद्धि क्रिया बताई गई है। तो ये सब आयुर्वेद से जुड़े हुए विषय है, और ये हमें इसके बारे में ज्ञान हम लोग थोड़ी बहुत जानते भी हैं, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं होने के कारण से क्या है, वो हमें लाभ नहीं मिलता है। आज जो चर्चा सत्र चला, इसमें भी हमें ऐसी बातें हैं कि बहुत सी बातें हम जानते हैं, लेकिन ज्ञान अधूरा होता है। अधूरा ज्ञान होता है वो हानिकारक होता है। तो इसीलिए हर बात को पहले पूरा समझना है, फिर उसको अपने उपयोग में लाना चाहिए। तो आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जितने भी भाई बहन जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब हम समापन की ओर चलेंगे, दोनों हाथ जोड़ते आप हुए। सभी का बहुत बहुत आभार। यस, आप का बहुत, आपने समय निकाल कर मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत आभार। तो समापन की ओर चलेंगे अभी, दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज, 1 1 घंटा घंटा हर रोज। हर ओम रोज। हम ओम